वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी जो है वो मौजूद है उनको ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सके, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। इसके अलावा नाजरीन चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें और आप लोग भरपूर तरीके से जो है वो फायदा उठा सकें और स्टॉक मार्केट में बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। नाजरीन, आज के जो हमने मार्केट को डिस्कस करने के लिए, बेसिकली फ्राइडे था, लास्ट डे था वीक का, और जो है कैसी रही आज की मार्केट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे मार्केट का, सेक्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं वो लोग भी क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम जो है एंड में जो है मंडे का मार्केट का जो है व्यू लेके जो है सेशन को एंड करेंगे। तो आज जो है हमने अहमद फराज को जो है इनवाइट किया है। सर अहमद फराज जो है रिसर्च एनालिस्ट हैं रफ़ी सिक्योरिटीज के, तो काफी एक्सपीरियंस है। हम जो है इनसे बात करेंगे, तो आइए ने जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। जी सर, है आपका। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना जो है वो टाइम दिया। जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे आज की मार्केट के हवाले से बताएं। आज हमने तकरीबन देखा मार्केट ने एक और माइलस्टोन अचीव किया था, 1,46,813 तक जो है वो मार्केट ने क्रॉस किया, माइलस्टोन अचीव किया। उसके बाद हमने देखा कि सेलिंग आई, कुछ सेक्टर टू सेक्टर वाइज सेलिंग आई, ऑयल एंड गैस सेक्टर में सेलिंग देखी, सीमेंट सेक्टर में सेलिंग देखी। एक प्रेशर था मार्केट में, वॉलेटाइल जो है वो सेशन था आज का। पिछले मंडे टिल थर्सडे मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पॉजिटिव थी मार्केट और डेली ही माइलस्टोन अचीव कर रही थी। लेकिन आज हमने एक प्रेशर देखा था मार्केट में, काफी लोग जो है, काफी इन्वेस्टर्स जो है वो परेशान हो गए थे और जो है प्रॉफिट टेकिंग क्योंकि आ गई थी। तो आज की मार्केट को बेसिकली ओवरव्यू दे देगा कि क्यों इतना वॉलेटाइल सेशन रहा आज। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आज की मार्केट को और ओवरऑल मार्केट को भी। हम्म। और अगर आप परमिशन दे तो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने जी जी, चार्ट्स और ठीक बिल्कुल है। सर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि नज़र आ रही होगी स्क्रीन। जी देखिए, सर। आज की जो मार्केट है वो तकरीबन जो क्लोजिंग आई है 145 के करीब रही है, 1,45,382 के ऊपर। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो 12 लेग बुलिश फेज है। और काफी सारे उसके रीजंस हैं, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। फंडामेंटल की अगर आप बात करें तो आपका ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के है, जो है हम्म। वो तकरीबन साल सवा साल से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कम हुई है। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रेट, जो कि एक वाइटल में, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वही होता है। स्पेशली सीमेंट सेक्टर या दूसरे भी जो मैन्युफैक्चरिंग हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स का जो हमारा ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो एक डिक्लाइनिंग रेट के इन्वायरमेंट, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का एक व्यू आप लोगों को देना चाहूंगा। ये चार्ट अगर नजर आ रहा हो, आई होप सो पूरे का पूरा, क्योंकि स्क्रीन पर मेरे यहाँ पर ये आ रहा है, ये पूरा नजर आ रहा है अरीबा? नहीं, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। जी सर, पूरा नजर आ रहा है। जी सर, ठीक है। चार्ट जो है विजिबल ही है। ठीक है, अब जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के पार्टिसिपेंट को स्पेशली, वो ये कि ये 2008 से 2025 तक का ये चार्ट है, ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है हम्म। मंथली कैंडल्स के ऊपर। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो हम्म। सबसे पहले तो आपको ऑफ कोर्स ये चीज नजर आएगी कि ये यहाँ पर 27,000 से जो लेग चली है वो 1,47,000 तक जो है वो आपकी लेकर गई, ठीक है। तो हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के जिस इन्वायरमेंट में है, वो एक बुलिश, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म की, जाहिर बात है 2008 से लेकर 2025 तक एक लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि दो बार इसने यहाँ पर टच किया और थर्ड टाइम यहाँ पर ये वो एरिया है कि जो यहाँ पर से इस लाइन को दोबारा से टच करेगी, और ये बनता है तकरीबन 1,61,000 के आसपास का एरिया बनता है। तो जाहिर बात है कि इतना ज्यादा बुलिश ट्रेंड होने के बाद जब इस रेजिस्टेंस लाइन के मार्केट के करीब है, तो जो आपके ओवरऑल, अगर आप मैक्रो सेंस में देखें टाइम फ्रेम में, तो बहरहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक था जो कि मैं समझता था कि जरूरी है एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से बताना, ठीक है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तो मैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहूंगा। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, थैंक यू। उसके अच्छा, ये वाली जो लाइन थी ना, रेजिस्टेंस लाइन, ये तो थी हम्म। लॉन्ग टर्म की। ठीक है, उसके हम्म। बाद ये देख, एक मिनट। ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये थोड़ी सी शॉर्ट टाइम फ्रेम की है। अगर इसे भी आप देखें तो यहाँ से भी जो रेजिस्टेंस बनते हैं वो तकरीबन 148 तक का लेवल बनता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हम्म। टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, वो तो एक बहुत ह्यूज टाइम फ्रेम के ऊपर था ओवरऑल। हम्म। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिहाज से देखें तो जिस तरह यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट ने तकरीबन 10% तक का दिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकी है। तो अब यहाँ जाकर भी रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगी या फिर आने के चांसेस मौजूद है। हम्म। ठीक, ये सेकंड पॉइंट था, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन को एक्सप्लेन करना मैं चाहता था। ओके, हम्म। अब यहाँ पर असल में जब हम भी चार्ट को डिस्कस करते हैं, और ज़ाहिर बात है 100 इंडेक्स का चार्ट है, तो कोई एक पॉइंट, हम्म। कोई एक एस्पेक्ट या कोई एक थ्योरी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ सारी चीज़ें होती हैं। तो हम्म। ये थर्ड पॉइंट है अब मार्केट के लिहाज से, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये हम्म, ये है जनवरी 2025, जनवरी 2025 से जून 2025। अगर आप देखें तो ये 6 महीने का टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ये डेली है। ठीक, ये डेली कैंडलस्टिक का चार्ट है। 6 महीने मार्केट तकरीबन स्टेगनेंट रही थी इन्हीं लेवल के आसपास, 1,10-15 हज़ार नीचे। ठीक है, और उसके बाद 1,20,000। जब याद होगा, जब पॉलिटिकल टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रही थी, तब मार्केट नीचे आई थी और ये इसने टच किया था 1 लाख हम्म। के करीब तक का टारगेट। तो ये 6 महीने का टाइम फ्रेम है। हम्म। 6 महीने के दौरान इसने ये कंसोलिडेशन दी थी। जब ये वाला टाइम, अरे भाई, जब गुजर रहा था ना, तो जो मेरे स्टूडेंट थे या जो दूसरे लोग जो मुझसे पूछते थे, तो खासतौर से यहाँ पर या यहाँ पर, तो वो लोग अक्सर कहते थे कि जी मार्केट नीचे गिर गई है। अगर आप ओवरऑल फर्म में थोड़ा सा जूम आउट करके चार्ट को देखेंगे तो ये मार्केट नहीं गिरी थी। ठीक है, और हम अभी तक लकी हैं कि अभी तक मार्केट को गिरने को हमने महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये बेसिकली था कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन आपके पार्टिसिपेंट के लिए और आपको भी मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर यूजुअली जब कंसोलिडेशन होती है तो वो ज़ाहिर बात है, कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेंड नहीं होता, बुलिश टेंडेंसी नहीं होती, ऊपर जाती फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये देखें ऊपर नीचे, ऐसा होता है। तो ये वाला जो फेस है, ये खासतौर से जो ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए काफी लॉसेस वाला होता है। मगर ये वाला जो फेज होता है, ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। इसके अंदर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को, अपने ताकत को कंसोलिडेट करती है नेक्स्ट तेजी के लिए। और यही यहाँ पर भी यही हुआ। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, एक कंटिन्यूशन फॉर्मेशन का, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का ये हिस्सा होता है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे, ठीक है, इससे पहले जनवरी 2025 से पहले, चले यहाँ पर भी हम लगाते हैं, यहाँ से अगर हम लगाएं फर्स्ट क्लिक और ये सेकंड क्लिक, ये बनता है 42,000 का टाइम फ्रेम, जो कि इसने इस यहाँ से यहाँ तक जो है वो कवर किया था, और उसके बाद 6 महीने तक कंसोलिडेशन की थी। तो लिहाजा अब और यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर गई। उसके लिहाज से दो टारगेट्स बनते हैं, मिनिमम टारगेट और मैक्सिमम टारगेट। तो जो मिनिमम टारगेट था वो था ये 1,42,000 के करीब का, जो कि अचीव हो चुका है। मगर जो टारगेट नंबर 2 है, इस रेक्टेंगल फॉर्मेशन, जो कि कंटिन्यूस फॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, उसके लिहाज से जो टारगेट नंबर 2 है वो है 1,61,000। ठीक है, ये इस पॉइंट से अगर हम मार्केट को देखें तो उसके अंदर जो एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल थ्योरीज, हम्म। टेक्निकल एनालिसिस थ्योरीज, जो टारगेट नंबर 2 बनता है वो बनता है 1,61,000 का। और इससे पहले के जो मेरे दो पॉइंट्स थे, ये हम्म। वाला और ये वाला, उसके लिहाज से मैं बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से हैं। और ये वाला जो सेकंड टारगेट है, ये इन रेजिस्टेंस से ऊपर है। तो लिहाजा इस तरह से जो है वो मार्केट को समझना चाहिए। आई होप कि जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए बिल्कुल सर। वो आप लोगों को जो है वो समझ आ गए होंगे। हम्म। और यहाँ पर 100 इंडेक्स का मेरा जो मैं बताना चाहता था ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल थ्योरीज, जो एक्सप्लेन करने वाली चीज थी, वो खत्म हो गई। बाकी मैंने 3 आइटम्स निकाल कर रखे थे, वो मेरा ख्याल है शायद मैं बाद में बताऊं। अब कोई हम्म। क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाँ बिल्कुल ऑल सर, एक दिस, सवाल तो ले लेते हैं मैं, पार्टिसिपेंट्स यू का। आर वेलकम। जी, जरूर। जाहिद महमूद अपना सवाल कहें। अबे
जाहिद महमूद अपना सवाल करें। अच्छा, नुमान अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह सर हम देख रहे हैं ओजीडीसी है, यानी कि इसकी हमने सुनी हुई है कि अभी इसको यानी कि जो ये 11 इंस्टॉलमेंट और मिलनी है, यानी कि 92 बिलियन इन्हें मिलने थे, जिसमें से 8 बिलियन मिल चुके हैं तकरीबन, बाकी मिलने हैं मंथली बेसिस पे। तो यानी कि ये बहुत अच्छा है, यानी कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से देखें या कम से कम नेक्स्ट 11 मंथ के लिए देखें तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा इसी तरह पीएसओ का सर मैं फ्यूचर आउटलुक देख रहा था, यानी कि वो आगे जो है काफी, यानी कि उनके हबकों के साथ भी है, यानी कि वो चार्ज शेयरिंग करेंगे, उसके अलावा और भी उनके काफी अच्छे से। तो यानी कि इस तरह की कंपनियों में हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, एक मिनट, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की कंपनियों में, तो आज जैसे सर मैंने एक ना स्टॉप लॉस यानी कि मैंने लगाया हुआ था। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस तरह की मुझे आप 2 से 3 कंपनियां और बताइएगा काइंडली, जिनका यानी कि अच्छा, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी, यानी कि जिनकी एक्सपेक्टेड है। और दूसरा मैंने सर ये पूछना था कि इनका स्टॉप लॉस का क्या हिसाब होता है, क्योंकि आज भी ना मेरा स्टॉप लॉस हिट होके वापिस से आ गया, यानी कि तो उसमें मुझे किस तरह से इनसे बचना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस को मैं किस तरह लगाऊं कि जो है ना, यानी कि मैं एक एज ए इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, यानी कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, या फिर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं ही ना। एक तो मुझे आपसे टिप चाहिए, और दूसरा 2-3 मुझे उस तरह के स्टॉक बता दे काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन करने का, और आपका जो क्वेश्चन था वो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग था। आपके क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट्स थे। पहला था कुछ कंपनीज का लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिगार्डिंग द सर्कुलर डेट वगैरह या ग्रोथ कंपनीज का, और दूसरा स्टॉप लॉस से रिलेटेड उसकी एप्लीकेशन। मैं पहले स्टॉप लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब पहले देना चाहूंगा। देखिए, स्टॉप लॉस बुनियादी तौर पर यह होता है कि आपने, अच्छा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट हो या चाहे आप ट्रेडर हो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्टॉप लॉस दोनों सूरतों में लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तब भी, और अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी, ऑफ कोर्स। हाँ, ये होता है कि स्टॉप लॉस की जो अ, होता है क्राइटेरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने बहुत शॉर्ट लगाया है, बहुत नैरो लगाया है, तो उससे आपकी ट्रेडिंग बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट भी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। ठीक है, और जो आपका कैपिटल लॉस होता है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उससे बहुत नीचे लगा दिया, बहुत दूर लगा दिया, तो वो एक, जब मार्केट लिटरली में क्रैश कर रही होगी या गिर रही होगी, तो वो काफी सारा आपका नुकसान हो जाएगा उससे पहले कि आप उसे एग्जिट करें। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मगर ये कितना होना चाहिए ये आपके अपने पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है। अगर तो आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि कई लोग आपको मुझे मशवरा दें कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेशली पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। मैं यहाँ से डिसएग्री करता हूँ। स्टॉप लॉस हर तरह की ट्रेडिंग पर, हर तरह के इन्वेस्टमेंट पर लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर दो रूल्स आते हैं। एक आता है मीडियम टर्म के लिहाज से, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रूल मेरा ख्याल है कि ये आप लगाइए 30 डेज डेली। अगर ऑफ कोर्स डेली की हम बात कर रहे होते हैं, 30 डेज मूविंग एवरेज डेली बेसिस के ऊपर होती है। वो अगर टूटे तो वो मेरा ख्याल है कि मीडियम टर्म के लिहाज से हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिहाज से, यानी कि 5 साल या 10 साल के लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो आप स्टॉप लॉस के तौर पर जरूर रखिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही प्राइस आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आए, आप जो है वो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल दें। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पर भी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पर भी, और इवन के अल्ट्रा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत जरूरी होती है। आप 2008 की मंदी को ध्यान में रखिएगा, 2005 की मंदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन का जवाब है। इससे रिलेटेड कोई हो तो मैं दूसरा भी जवाब दूं, फिर आप अपना काउंटर आर्गुमेंट अगर करना हो तो कर दीजिएगा। इस तरह के ग्रोथ के लिहाज से अगर हम बात करें, तो मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाहिर बात है ये जो इशू है वो सर्कुलर डेट का है, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज, कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है तो वो तमाम कंपनीज को फायदा देगी लॉन्ग टर्म पर भी, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, पाको ये सब शामिल है, पावर जनरेशन भी शामिल है। हाप्को की अगर बात करें तो वो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर उसकी दूसरे जो प्रोडक्ट एस्पेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। मारी एनर्जी काफी अच्छा लगता है इस पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उसका एक्सप्लोरेशन रेट वगैरह बेहतर है।
ग्रोथ बेहतर है और वो इतना जो है वो उसमें मूवमेंट नहीं आई। बाकी जो है वो अगर आप बैंक्स की बात करें तो एमसीबी और हबीब बैंक जो है वो बेहतर लगते हैं। लकी सीमेंट काफी बेहतर लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और सीमेंट और स्टील के जो शेयर्स जो कि 30 इंडेक्स के अंदर है वो जरा बेहतर लगते हैं, चूंकि ग्रोथ जब आपकी होगी तो उसके साथ ये सब कुछ चलेंगे। और ये जो है वो इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिहाज से बेहतर होता है। जी। अच्छा सर, ये यानी कि ऑयल सेक्टर आपको पता है अभी तो यानी कि ऑयल सेक्टर के लिए पॉजिटिव चीजें ही आ रही है, लेकिन साथ में हम ये भी सुन रहे हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यानी कि ये करेक्शन कहीं से भी ले सकती है। तो इसमें जो इन्वेस्टर है उनको आप क्या कहेंगे कि वो यानी कि फ्री कैश रख के करें या फिर लगा के यानी कि एक साइड पे होके बैठ जाएं, दोबारा वेट करें वापसी का? ये आपको लगता है ये ऑयल सेक्टर नहीं नीचे जाएगा, बाकी शायद नीचे यानी कि सारे चले जाएं सेक्टर? मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल वो ये कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा केसी 100 इंडेक्स का डिटेल में बताया था, दो तीन पॉइंट जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके लिहाज से ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। ऑल टाइम हाई तो ऑफ कोर्स है, मगर ऑल टाइम हाई के लिहाज से भी जो ट्रेंड लाइंस के लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म जो आपकी ट्रेंड लाइंस है उसके लिहाज से भी रेजिस्टेंस बनती है। तो लिहाजा ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर बिल्कुल खतरा मौजूद है। और किसी भी वक्त वो कोई भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो। ये मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, डाउ थ्योरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें ट्रेंड एनालिसिस की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब एक ट्रेंड शुरू होता है ना, तो वो उस वक्त तक, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ ऑफ मोशन थे उसमें ये था कि जब भी एक मूवमेंट होती है तो वो उस वक्त तक नहीं स्टॉप होती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे ना रोके। इसी तरह जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जो कि हम देख रहे हैं कि है, ये देखें कहाँ, ये देखें ये। तो ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि न्यूज उसे जो है वो ना करे। तो लिहाजा किसी भी तरह की बैड न्यूज, किसी भी तरह का नेगेटिव न्यूज कैपिटल मार्केट को वो ऑफ कोर्स जो है वो नीचे लेकर जाएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर तो एग्जिट हो जाएंगे और ये नहीं हुआ और रैली कंटिन्यू रही तो आप मिस करेंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि तकरीबन 10 आइटम्स के अंदर एटलीस्ट 8 से 10 आइटम के अंदर काम किया जाए। किसी भी सूरत में कोई भी आइटम कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, वो 10 to 15% या मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स 10 आइटम, अगर आइटम वाइज बात करें तो 8 से 10 है, और अगर सेक्टर वाइज करें तो कम से कम 4 से 5 सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपकी मौजूदगी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप तमाम सेक्टर्स में, क्योंकि मार्केट मूव करती तो कभी बैंकिंग चलता है, कभी सीमेंट, कभी फर्टिलाइजर, कभी स्टील, ठीक है, कभी ऑयल एंड गैस। तो लिहाजा आपकी जो होता है वो 4 से 5 आइटम्स जो है, सेक्टर्स, वो होने चाहिए, यानी कि हर आइटम से, हर सेक्टर से दो दो के करीब। तो इस तरह से जो है वो आपको इंशाल्लाह कोई भी सेक्टर चलेगा तो उसका बेनिफिट रहेगा। और जहां तक बात है नीचे की, तो मेरा ख्याल है कि मूविंग एवरेज ऑफ 30 डेज को जो है वो जरूर कंसिडर किया। ओके। उम्मीद है नुमान साहब आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, अदील इकबाल अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मुझे मालूम करना है कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो इंडेक्स को देख के स्टॉप लॉस लगाते हैं, और आप क्या कहते हैं, इंडेक्स को देख के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या स्टॉक का अपना जो सही बात है। स्पेसिफिक शेयर है उसको, उसकी स्पॉट वगैरह आपको मालूम होनी चाहिए? और दूसरा है कि लॉन्ग स्विंग करनी है अगर 3 महीने की, तो उसमें स्टॉप लॉस के बजाय हम एवरेज डाउन कर सकते हैं, उस वो स्ट्रेटजी कैसी रहेगी? मतलब कुछ लोग एवरेज डाउन करते हैं। और तीसरा मेरा एक सवाल ये है कि कुछ स्टॉक्स जो वगैरह जो है ना ऊपर के रेटों में खरीद लिए जाते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो दोबारा उनको परचेज किया जाता है और अपने पास रजिस्टर पे लिखा जाता है कि भाई मेरे पास इतने का स्टॉक था, अब दूसरा इतने का है। अब वो जो नीचे बाद में खरीदा है हमने, वो हम ऊपर जाके सेल कर देते हैं और पहले वाला अपने रजिस्टर में नोट कर देते हैं कि वो हमारे पास अभी तक रखा हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू सर। शुक्रिया। पहली बात तो है कि आपने स्टॉप लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो स्टॉप लॉस जो है वो इंडेक्स, अगर तो आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, केसी 100 इंडेक्स को खरीद रहे हैं, तो ही इंडेक्स को के स्टॉप लॉस को आप देखेंगे। अगर तो आपने कोई आइटम खरीदा है, सपोज करें पीपीएल,
तो जब आपने पीपीए लिया है तो ऑफकोर्स जो स्टॉप लॉस है वो पीपीएल के लिहाज से ही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, जब मार्केट इंडेक्स जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो कभी कोई आइटम चलते हैं, कभी कोई आइटम चलते हैं। तो इंडेक्स को बेस बनाना काफी ज्यादा जो है वो मिसलीडिंग हो जाएगा, और जो है वो जो आपका स्टॉक बेसिस के ऊपर जो है, जब आपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग की है तो स्टॉक ही जो है वो आप स्टॉप लॉस के तौर पर करेंगे। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्टॉप लॉस लगाएं या एवरेज आउट करें। यहाँ पर ना मेरे जहन में एक स्टोरी आ रही है, मैं आप लोगों से वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरा ख्याल है बुक का नाम था स्टॉक मार्केट विजर्ड। ऑथर का नाम मैं भूल गया। अच्छी बुक है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, कुछ ही पढ़ी थी। लेकिन उसके अंदर जो है वो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। स्टॉक मार्केट विजर्ड बेसिकली एक इसमें ऑथर ने क्या किया है, ये स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट, जिनके अगर आप सर्च करें कि बेस्ट बुक्स अबाउट ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट, तो उनमें से स्टॉक मार्केट विजर्ड का नाम आएगा। इसके अंदर जो है वो कोई भी थ्योरी या कोई भी चीज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन और क्वेश्चन आंसर्स हैं यूएसए की के टॉप इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स के, फंड मैनेजर्स के, इन सब के। तो उसमें एक इंटरव्यू था, मैं आई एम सॉरी मैं उसका नाम भूल गया बंदे का। तो जो ऑथर था वो ये पूरा इंटरव्यूज बेसिस के ऊपर है ना, पूरी बुक जो है वो इंटरव्यूज की है। तो उसने पूछा कि जी आप क्या करते हैं, आपका रिस्क जो है ना वो कैसा होता है। कहते हैं जी मैं, मेरा रिस्क स्ट्रेटजी जीरो होती है, मैं जब लेता हूँ तो वो लेता ही चला जाता हूँ, जो आपने बात की, जब वो नीचे जाता है तो और लेता हूँ, नीचे जाता है तो और लेता हूँ, मेरी रिस्क स्ट्रेटजी नहीं है। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहते हैं देखिए मैंने आपका परफॉर्मेंस देखी है, आपने जो है वो इतने बिलियन कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और बहुत जबरदस्त इसका फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप बगैर रिस्क स्ट्रेटजी के, यानी कि बगैर स्टॉप लॉस के इतने सक्सेसफुल हो कैसे हो गए। अब जो उसका जवाब था वो सुनिए, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि आई एम वेरी मच चूजी। कहता है मैं 100 स्टॉक्स देखने शुरू करता हूँ, तो मेरा एक क्राइटेरिया है, सारा बात है, आप कोई भी क्राइटेरिया कर सकते हैं कि जी अर्निंग का, कैपिटलाइजेशन का, ग्रोथ का, ये वो ब्रेकअप वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। कहता है मैं 100 स्टॉक से शुरू होता हूँ, तो करते करते मैं मुश्किल से 10 या 8 या 10 स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो मेरे क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, आई एम वेरी मच चूजी। और जब मैं कोई एक चूज कर लेता हूँ और वो स्टॉक या वो कंपनी मेरे क्राइटेरिया पर पूरी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ग्रोथ कंपनी होगी, उसके अंदर बहुत कम चांस होगा कि नीचे जाने का। तो लिहाजा कंपनियां आती ही मेरे क्राइटेरिया पर बहुत कम है, तो जब वो आ जाती हैं तो मुझे पता होता है कि वो लॉन्ग टर्म पर बेहतर है, तो लिहाजा वो जितना भी नीचे जाएं, आई एम श्योर दैट आई हैव डन माई होमवर्क, और वो मैं उससे लेता ही रहता हूँ, मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो आपके सवाल का जो जवाब था दूसरे वाले का, एक टर्म में, अगर तो आपने कोई ऐसी कंपनी चूज की है जो कि आपने बहुत सिलेक्टिवली चूज की है, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, उसका लॉन्ग टर्म का रिकॉर्ड ठीक है, उसका ग्रोथ का ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, और वो नीचे जा रही है सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, तो डू नॉट नीड स्टॉप लॉस। ठीक है, आई होप कि मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। जी जी सर। अच्छा सर, ठीक नेक्स्ट है ना। क्वेश्चन। हम्म। जी थर्ड भी था इनका कुछ अच्छा अच्छा एस्पेक्ट, सर ये सर। प्लीज थर्ड रिपीट थर्ड कीजिएगा। जो था जी सर, सर थर्ड ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक स्टॉक खरीदा है, वो फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस करते हैं 100 रुपए। अब एक 100 रुपए का हमने स्टॉक खरीद लिया, वो नीचे आ गया वो 80 रुपए पे, तो हमने दोबारा 80 पे खरीद लिया। अब हम अपने पास रजिस्टर पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इतने अच्छा स्टॉक अच्छा, 100 वाले पड़े हैं, इतने 80 वाले पड़े हैं। जब 80 वाले ऊपर 100 पे जाते हैं तो हम वो बेच देते हैं, और फिर जब 100 वाले ऊपर या नीचे अपने पास होल्ड कर लेते हैं वो वाले। ये तो लेकिन ब्रोकर देखें, से तो हाँ। जी ब्रोकर जो करते हैं वो मेरे ख्याल में फीफो बेसिस के ऊपर करते हैं, जहां तक मुझे याद जी पड़ता है। जी, ब्रोकर ठीक है, वो फीफो फीफो पे करते बेसिस हैं। पर होता है कि जब आप दो शेयर्स अलग अलग प्राइस पर परचेस करते हैं तो उनकी एवरेज आउट हो जाती है, और उसके बाद वो फीफो बेसिस के ऊपर आता है। तो वो तो खैर मेरा ख्याल में जो ब्रोकर्स की वर्किंग रहती है वही ज्यादा बेहतर है। वो आई थिंक ये सर टैक्स ट्रीटमेंट के लिहाज से जो है वो उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये रजिस्टर पे अलग से नोट किया जाता है, तो ये मैं स्टडी की पूछ रहा था, ये एप्लीकेबल है क्या? मैं सुना है कि कुछ लोग करते हैं इस तरीके से। ये तो अपनी मर्जी होती है जी, लेकिन ये है कि टैक्स के लिहाज से तो मेरे ख्याल में जो ब्रोकर वर्किंग होती है वही चलती है। थैंक यू सर। शुक्रिया।
सही। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपने क्वेश्चन काइंडली एक क्वेश्चन एक वंस जो है पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन करे, टाइम बहुत शॉर्ट है। आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे टेक्निकली बता दें सिर्फ दो स्टॉक के बारे में ना। एक है ऑल्टरनेट एनर्जी और दूसरा है ऑक्टोपस। इन दोनों का जरा मुझे टेक्निकली जो है ना बता दें कि ये आपको कैसा लग रहा है, और मतलब कब तक ये लोग मतलब ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। जी देखिए, ऑल्टर एनर्जी का अगर आप बात करें तो इसमें काफी स्टैगनेंसी है। और इसमें ये कैसे चलेगा? मतलब इनमें हाँ ऐसा लग रहा है कि अगर ये चलना शुरू होंगे तो आई थिंक फिर हाथ में नहीं आएंगे। मतलब टेक्निकली कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप बताएं अपने हिसाब देखिए, से कि। मैं बता दूं। देखिए, जहां तक बात है अल्टरनेट एनर्जी की, तो इसके अंदर टेक्निकल बेसिस के ऊपर कोई एज सच बात है नहीं जो कि एक्सप्लेन की जाए। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जब इस तरह की मूवमेंट होती है ना शेयर की, जो जिस तरह आप ये देख रहे हैं, तो ये होता है लेवल वाइज। जैसे ही इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 13 से ऊपर होगी, 13 से ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तभी इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि एंट्री लेनी चाहिए। और अगर पहले से होल्ड पोजीशन है तो वो आप होल्ड ही से करें। दूसरा जो आपका था वो कौन सा था? अच्छा, इसमें ऑक्टोपस था आई एक थिंक। चीज इसमें जो है ना गैप आ रहा है ना, वो इतना तकरीबन इतना बड़ा सा गैप आ रहा है, तकरीबन 8 या 10 रुपए का, तो ये भी इसको फिल करना जरूरी है, जहां तक अच्छा, मेरा ख्याल है। यहाँ पर ना एक और चीज है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई थिंक ये गैप नहीं है, ये 9.75 का ये डिविडेंड था। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया है उसमें। आई होप कि मैं जल्दी कर दूं, ज्यादा टाइम ना लगे। दो चीजें होती हैं और दोनों चीजों में बहुत फर्क होती है, होता है। एक है आपका एक्स प्राइस, एक्स फिनोमेना, और दूसरा है आपका गैप। इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एक्स तो सीधा सीधा बोनस, कैश डिविडेंड, राइट शेयर्स, या जो अब एक फैशन चला है फेस वैल्यू के चेंज करने का, जिसकी वजह से जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से प्राइस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसे गैप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये एक रॉन्ग चीज है। वो है होता है एक्स प्राइस, ठीक है। एक्स का खुलना, यहाँ पर डिविडेंड आया था, जिसकी वजह से इस डेट के ऊपर जब मार्केट बंद हुई थी, तो जो अगले दिन मार्केट में ओपन हुआ था वो इसकी प्राइस से वो 9 रुपए के आसपास का है, तो वो जो है वो माइनस हो गया था, ठीक है। तो ये एक्स वाला होता है चीज। दूसरी चीज है गैप। गैप क्या होता है? गैप ये होता है कि जब मार्केट अपने ही मोमेंटम के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है, और गैप्स होते हैं एग्रेसिव। आप लोगों ने अगर घोड़ों की रेस कभी देखी हो, तो उसके अंदर होता है कि एक घोड़ा जब एक मोमेंटम में आता है तो वो एड़ लगाता है तेजी के साथ। ये आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट की ट्रेंड में एक घोड़े की एड़ की तरह समझ सकते हैं कि एक घोड़ा तेजी से चल रहा है और फिर और तेजी से चलने लगता है। गैप उस वक्त होता है कि जब एक दिन का लो प्राइस पिछले दिन के हाई प्राइस से भी ज्यादा है, ठीक है। और ये इंडेक्स में है जो है वो कम कम होता है। अभी कुछ अर्से के लिए आया था, यानी कि एक दिन का जो लो साइड है वो पिछले दिन के हायर से भी ऊपर है, तो ये अपसाइड वाला गैप है। तो ये शो करता है मार्केट के अंदर तेजी को, घोड़े की ईड़ के, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये एग्रेसिवनेस की निशानी होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो आपने बात की थी कि गैप फिल होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं होता कि गैप फिल हो, ठीक है। गैप्स निशानी होते हैं एग्रेसिवनेस की, और ये फिल होना जरूरी नहीं होती, ठीक। थैंक यू। ये जो मैंने जवाब ओके। दिया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दो। नहीं, बस वो जस्ट जो दूसरा स्टॉक था ऑक्टोपस ना, उससे रिलेटेड हाँ बता हाँ दें। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, ऑक्टोपस का देखते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर शायद एक नहीं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर थर्ड टाइम थी। थर्ड टाइम इसने टेस्ट किया, मगर उसे ब्रेक डाउन किया, मगर ब्रेक डाउन करके भी नीचे नहीं गई, बल्कि स्टेगनेंट ही रही है। अब अगर इसे आप गौर से देखेंगे, तो इसके अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 47.74 का, जो कि ये यहाँ का लो था। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटे तो इसमें से निकलना चाहिए, वरना इसमें ऊपर जाने के चांसेस अभी भी हैं। वरना इसमें एक नेगेटिव चीज ये है कि इसने इस वाले सपोर्ट को, जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर थर्ड टाइम टेस्ट किया था, वहां से इसने इसे ओबे नहीं किया, और जो है वो नीचे आ गई। नीचे भी आई है तो नीचे नहीं आई, बल्कि स्टैग्नेंट है।
तो ये वाला जो लेवल है, कौन सा उन्हें बताया था, तो ये 47.74 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा तब मेरा ख्याल है कि बाय इसकी बनती है, अभी बाय नहीं बनती, पहले से है तो इसे होल्ड करके रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये है कि आपके पास बहुत ही वंडरफुल नॉलेज है। आप बहुत जी अच्छे शुक्रिया। से गाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया। लग रहा है सर। पहली बात जी ये बहुत। सर, मेरे पास एक स्टॉक है सरल फार्मा ना, उसके बारे में तो बता दें सर, उसके किस तरह का है कि उसको होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए। जी थैंक यू सर। जी थैंक जी सर, को अगर आप देखें वाज़ेह तौर पर यहाँ पर 3 ट्रफ्स नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन लग सकती है। सपोर्ट को आप करें तो बिल्कुल यहाँ पर ये सपोर्ट लग रहा है 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पर 3-4 जो है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है इसका 92.37, और टारगेट की अगर बात करें तो ये तकरीबन 120 तक का जाएगा, बल्कि मैं टारगेट चैनल लाइन लगाता हूँ, उससे जरा वाज़ेह तौर पर आ जाए। और सर ये भी बता रेजिस्टेंस दें हो, कि ओवर, एक एक्सक्यूज में नाराज ना हो जाइएगा, नहीं कि नहीं, फार्मा सेक्टर में कोई इस तरह से रैली आ सकती है सर, ये भी बता दीजिएगा बाद में। जी शुक्रिया। रेजिस्टेंस इसकी काफी इंपॉर्टेंट होगी 107 के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट ये भी था और ये भी था 107 के आसपास, और टारगेट अगर कहें तो तकरीबन 120-26 तक रख सकता है, लग सकता है। हाँ, ये इसके अंदर बिल्कुल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके अंदर रैली आ सकती है। अपना एजीपी है, और सिटी फार्मा, सीपीएचएल और सर, ये 3 बेहतरीन जो है उसमें आइटम्स है, और ये ओवरऑल इसका सेक्टर के सिनेरियोस और फंडामेंटल्स बेहतर है। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी नाइस एंड जी काइंड सर, थैंक यू। जी शुक्रिया। ओके, जावेद इकबाल जी अपना अली। सवाल करें। जी, मैं ये सेटलमेंट रेशो के बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या ये सेटलमेंट रेशो एक दिन की जो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है उसकी बुनियाद पर कैलकुलेट होती है, यस। और क्या ये इसको हमें देखना चाहिए इसके एनालिसिस में, स्टॉक सिलेक्शन में, तो और ये ज़्यादा वैल्यू इसकी बेहतर होती है अच्छे स्टॉक्स के लिए या कम वैल्यू, ये ज़रा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एज पर माई नॉलेज, सेटलमेंट रेशियो जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरीज को अलग करते हैं। ज़ाहिर बात है, देखें, अगर तो कोई एक आप हैं, आपने कोई एक शेयर लिया, तो अगर तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो उसे डे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसको डे ट्रेड के अंदर ही जो है वो बाय करेंगे, और डे ट्रेड में जो है वो उसी दिन जो है वो सेल कर देंगे। सेटलमेंट रेशो बुनियादी तौर पर ये बताता है, ये रेशो होती है कि कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और कितने शेयर्स डिलीवरी के लिए सेटलमेंट उनकी हो गई है, सेटल्ड हुए हैं। ठीक है, कि सपोज करें कि अगर 100 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो 100 में से कितने शेयर्स हैं कि जो डिलीवरी कॉल हुई है, और कितने सारे, और बाकी जो है वो ज़्यादा बात है उन्होंने सेल कर दिए होंगे। तो ये डे ट्रेडिंग के लिहाज से बताता है कि कौन से शेयर्स के अंदर डे ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, और ऑफ कोर्स जिसके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा हो रही होगी, डे ट्रेडिंग ज्यादा हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो रही होगी, उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा होगा, और वो आपको जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से जो है वो सूटेबल होने चाहिए शेयर्स। ठीक है। जी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजन नदीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैंने आपसे पूछना था कि सिप इन्वेस्टमेंट, लाइक मैं म्यूचुअल फंड में तो करता रहा हूँ, काफ़ी मुझे बेनिफिट भी हुआ है। पीएसएक्स में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसमें लाइक मुझे बताएं कि इसका कोई बेनिफिट है, लाइक हम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस हर मंथ उसको एक थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक्यूमुलेट करते रहें, और एक लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड हो, लाइक 10 to 15 ईयर्स। स्टॉक मार्केट का जब नाम जहन में आता है तो ज्यादातर लोगों को रिस्क जो है ना वो भी जहन में आ जाता है। हालांकि ये चीज थोड़ी सी ज्यादा है, मेरा ख्याल है मार्केट के साथ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो या इवन कोई सी भी मार्केट हो, वो एक मार्केट होती है, वो एक मार्केट प्लेस होती है। स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर लोग, एक जगह है जहाँ पर लोग
कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो दिस इज अ मार्केट। तो जो भी मार्केट होती है उसके अंदर आप वो उस मार्केट को किसी एक खास सेंटिमेंट के साथ नहीं जोड़ सकते, किसी एक खास प्रोडक्ट के साथ, किसी एक खास ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ नहीं जोड़ सकते। इसमें आप ये दो तीन जो है वो पहलू होते हैं, दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर तमाम जितने भी आप एसेट क्लास हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है या डॉलर है या बैंक्स हैं, इन सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मगर उसमें ये होता है, मेरा आपको जो मशवरा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने करना है तो केसी 13 इंडेक्स को मेरा ख्याल है बेंचमार्क बनाए, क्योंकि जो आइटम्स केसी 13 इंडेक्स के अंदर होंगे तो वो ज़ाहिर बात है एक फंडामेंटल साउंड आइटम्स ही होते हैं। और डिविडेंड आइटम लीजिए 13 इंडेक्स में से, अगर आपने 10 15 20 साल उनका करना है तो वो आप डिविडेंड के लिहाज से लीजिए और उनको जो है वो आप एक्यूमुलेट करते रहें। जैसे जैसे आपके पास पैसे आए तो आप मजीद डालते रहें, तब आप जो है वो मार्केट की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस को नहीं देखें, मार्केट के उतार चढ़ाव को भी नहीं देखें, बल्कि आप लॉन्ग टर्म की अगर आप सोच करेंगे तो ये जो एसेट क्लास है ये आपको बेहतर जो है वो रिटर्न देगी एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। क्योंकि ये मार्केट है, इसमें हर तरह के लोग, हर तरह की सोच और हर तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ डे ट्रेडिंग या सट्टा या इस तरह की चीजें नहीं है। लॉन्ग टर्म पर भी ये बहुत बेहतर मार्केट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। दाऊद खान अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल था पीपीएल और ओजीडीसी का टारगेट। चल मंडे मार्केट को क्या कैसे हैं, ये चल करेक्शन आ जी, सकती पहले है या मैं बताता हूँ आपको। पहले बात करते हैं पीपीएल की। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन थी, ओवरऑल डाउनवर्ड साइडेड कंसोलिडेशन। ठीक है, यहां पर 3 पॉइंट्स हो गए रेजिस्टेंस लाइन के, इससे नीचे लाए, चैनल लाइन बनाया। अब इसके ऑफ कोर्स 2 टारगेट्स निकलेंगे, ये दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट था और वॉल्यूम के साथ था, तो मेरा अपना ओपिनियन पीपीएल के लिहाज से पॉजिटिव है। और बेशक ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाय प्लस होल्ड मेरी अपनी तरफ से रहेगा। पहला टारगेट ऑफ कोर्स विड्थ ऑफ द पैटर्न होता है। ठीक है, ये आपका निकल गया 226 का। ठीक है, दूसरा टारगेट इस कंटिन्यूशन से पहले का, ऑफ कोर्स इट इज अ कंटिन्यूशन पैटर्न। वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। किसको कंटिन्यू कर रहा है, इस ट्रेंड को। ठीक है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इससे पहले की जो बुलिश रैली थी वो यहां से यहां तक थी, तो लिहाजा हमने इसके यहाँ का जो डिस्टेंस था वो नापा और उससे अब देखें कि अब यहां पर इसे प्लेस कर दीजिए। अब देखते हैं ये क्या टारगेट निकलता है, 280। सो टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल थ्योरीज, दो मेरे हिसाब से यहाँ पर पीपीएल के अंदर एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम मौजूद है। अच्छा, स्टॉप लॉस भी मैं कर देता हूँ पहले, साथ ही उसके बाद फिर मैं बात करूँ। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ये होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट 1 टारगेट 2। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है पीपीएल के बारे में, दैट इज पॉजिटिव, बाय प्लस होल्ड। और उसका जो पहला टारगेट है वो 226.05 है। दूसरा टारगेट 279.27, 280। और स्टॉप लॉस है इसका 167.57, 167 के करीब से नीचे क्लोजिंग डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं ओजीडीसी के ऊपर। अच्छा सर, ये यहाँ से ये करेक्शन लेता हुआ भी ऊपर जाएगा, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होके? जी, ऐसी मूवमेंट ऐसी ही होती है। जी जी, मूवमेंट कभी ठीक भी है सीधा सर। नहीं होती, वो ज़रा बात है, वो चाहती है कि आप जो है वो परेशान हो और निकले, ताकि बिल्कुल। आप जैसे निकलेंगे तो वो फिर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। बल्कि किसी ने एक दिन मुझसे बोला, बल्कि आज ही शायद, कि मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं खरीदता हूँ तो नीचे जाता है और बेचता हूँ तो ऊपर जाता है, इसका क्या हाँ तरीका सर, ये नए लोगों के साथ ऐसे ही होता है, हमारे साथ ये बहुत हुआ है? है जी सर, लेवल्स पे जब तक बंदा काम ना करे तो बहुत मुश्किल जी, होती है। देखिए यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ठीक है, और ब्रेकआउट ये देखे दिख रहे हैं, जरा मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसे। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर स्टैग्नेंसी आई थी और फिर बहुत जबरदस्त किस्म का इसमें मूवमेंट आया। तो एक वाज़ेह ट्रायंगल है। ये वाला जो पार्ट है ऑफ कोर्स ये वो है जो
पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो स्क्रैचेस हुए थे, जो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से मार्केट गिरी थी, ये वो है, तो लिहाजा हम इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। टारगेट जो है इसका, पहला टारगेट ऑफ कोर्स ये होगा, विड्थ ऑफ द वो जहां से इसे लगाएं, ये आई थिंक ये इसके करीब करीब ही है। करंट है 270 और 285 का टारगेट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है, वो आपने देखना है कि इस कंटिन्यूशन से पहले का बुलिश ट्रेंड कहाँ था। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हुए यहाँ से इसे कंसिडर करता हूँ कि हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये 115 रुपए तक का फासला बनता था। ठीक है, देखें ये यहाँ पर था 139 या 140 का, और ये गया था तकरीबन 253 तक। अब इसे रखें इधर, तो जो इसका मैक्सिमम टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिकल ट्रायंगल रूल्स, वो बनता है 335 के आसपास, 334.48। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन है कि होल्ड की, फ्रेश बाइंग ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं बनती इसमें। और फर्स्ट टारगेट है 285 का और सेकंड टारगेट है 335। ओ अच्छा हाँ, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने केसी 100 इंडेक्स काफी डिटेल में किया था, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी और दूसरे भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे 3-4 दिन के लिहाज से कैसा है, तो ये आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छी तेजी आई थी यहाँ पर। ठीक है, और जिस तरह, हाँ ये देखें, मैं जो गैप कह रहा था वो ये है गैप। इस दिन मार्केट का हाई क्या था, 141,160, और उससे नेक्स्ट डे अब देखें लो की देखिएगा नंबर्स, 145, 440, 440, ये था हाई क्या था 160 और 440। तो ये होता है बेसिकली गैप, और ये आपकी मार्केट के अंदर तेजी को जाहिर करता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इंडेक्सेस के अंदर गैप्स बहुत कम लगते हैं। ठीक है, जो आपके आइटम्स होते हैं, जो आपके वॉल्यूम लीडर्स होते हैं, ब्लू चिप्स होते हैं, उनमें भी कम लगते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें लग जाते हैं, मगर इंडेक्स के अंदर गैप बहुत कम नजर आते हैं। ये अभी की मार्केट है जो नजर आ रहे हैं, वरना मैं अगर अपना देखूं तो 10-10 साल गुजर जाते हैं, हमें कोई गैप नजर नहीं आता। इंडेक्स के अंदर गैप लगना कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत तेजी की निशानी होती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब मेरा ख्याल है कि 4 आवर्स के ऊपर करते हैं शायद उसे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर चैनल को लग रहा है कि शायद बने। ये देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो आपका टारगेट बनता है 148 का। ठीक है, ये वही वाली मेरा ख्याल में लाने 148 तक का लगता है। और ये 1-2-3, अगर आप, ये मैंने 4 आवर की कैंडल लगाई है, उसके लिहाज से 4 आवर की कैंडल के लिहाज से जो सपोर्ट लाइन है उनकी, ये लगती है 1-2-3 फोर्थ टाइम टच हो रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अच्छा सर, ये जो गैप जो होता है सर, ये इसको फिल करने के लिए ये नीचे लाजमी आता है किसी शेयर्स में हो और इंडेक्स में हो तो? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये वाला जो एक ख्याल है, एक थीम है, एक सोच है कि गैप फिल होता है, माई पर्सनल ओपिनियन में ये है कि ये बात गलत है। मार्केट में वैसे ही नीचे आना है तो आ जाती है, मगर ये जरूरी नहीं है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आमतौर से लोगों की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि जी गैप आ गया तो फिल होने के लिए जरूर नीचे आएगा। ये जरूर नीचे आने वाली चीज मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। नीचे आने मार्केट में वो दूसरे रीजन से, मार्केट सेंटीमेंट से, मार्केट के अपनी जो डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स है वो उसकी वजह से नीचे आएगी, गैप की वजह से नीचे नहीं आएगी। गैप तो एक बुलिश सेंटीमेंट की निशानी होती है। बुलिश मतलब नीचे आए, तो बेरिश यानी कि ये मजबूती की निशानी होती है, चलने की निशानी होती है। अच्छा सर, ये कौन सा टाइम फ्रेम सर सबसे बेस्ट होता है जिसपे हम बाइंग कर सकते हैं सर? अगर चार्ट में कोई लेवल्स हम लगाते हैं तो कौन सा देखिए, टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट? मेरा अपना ख्याल है कि बाइंग के लिहाज से, सेलिंग के लिहाज से, देयर शुड बी सम रीजन और लॉजिक अबाउट योर ट्रेड। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो तो कोई ना कोई उसका रीजन या लॉजिक होनी चाहिए। तो अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो ऑफकोर्स कोई ना कोई उसका ब्रेकआउट हो रहा हो, सपोर्ट हो रहा हो, सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जैसे यही लाइन है। सपोर्ट हम कौन सा टाइम फ्रेम में कह रहा था कि वो सबसे बेस्ट वहां पर मुझे तो सही जो डेली, आई विल वोट फॉर डेली कैंडल्स। डेली में?